नमस्कार, आवाज समाचार में आपका स्वागत है। मैं हूं मनोज श्रीवास्तव। खबरों की शुरुआत करते हैं हेडलाइंस के साथ। छोटी बचत योजनाओं पर मिलेगा ज्यादा ब्याज। एनएससी समेत स्मॉल सेविंग स्कीम पर ब्याज दर में 70 बेसिस पॉइंट तक इजाफा। सीनियर सिटीजन सेविंग्स में 8.2%, सुकन्या समृद्धि में 8% मिलेगा ब्याज। बाजार में अप्रैल सीरीज का तूफानी आगाज। सेंसेक्स 1031 और निफ्टी करीब 300 अंक चढ़कर बंद। आरआईएल में 10 महीने की सबसे बड़ी इंट्राडे तेजी। आईटी, एनर्जी, बैंकिंग शेयरों में अच्छी खरीदारी। सरकार ने नई विदेश व्यापार नीति का किया ऐलान। ई कॉमर्स के एक्सपोर्ट को भी मिलेगी सारी रियायतें। डॉलर की जगह रुपए में लेन देन पर जोर। ट्रंप की राष्ट्रपति पद की उम्मीदवारी पर लगा ग्रहण। पोर्न स्टार को मुंह बंद रखने के लिए पैसे देने के मामले में चलेगा क्रिमिनल केस। ट्रंप ने बताया राजनीतिक अत्याचार। पीएम मोदी डिग्री मामले में केजरीवाल को झटका। गुजरात हाईकोर्ट ने लगाया जुर्माना। केंद्रीय सूचना आयोग की डिग्री की जानकारी देने के फैसले को कोर्ट ने किया रद्द। भारत को पहले मल्टी आर्ट सेंटर की सौगात। मुंबई में खुला नीता मुकेश अंबानी कल्चरल सेंटर। नीता अंबानी बोली, भारतीय आर्ट को पूरी दुनिया में फैलाने में अहम योगदान देगा सेंटर। आज से हो रहा है क्रिकेट के महापर्व आईपीएल का आगाज। अहमदाबाद में के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में होगी रंगारंग ओपनिंग सेरेमनी। पहला मुकाबला गुजरात और चेन्नई के बीच। सरकार ने छोटी बचत योजनाओं को बड़ा तोहफा दिया है। स्मॉल सेविंग स्कीम्स की ब्याज दरों में सरकार ने 70 बेसिस पॉइंट तक का इजाफा किया है। अब नेशनल सेविंग्स सर्टिफिकेट पर 7 की जगह 7.77% ब्याज मिलेगा। किसान विकास पत्र पर 7.2% की बजाय 7.5%। वहीं सुकन्या समृद्धि स्कीम में 7.6% की जगह 8% ब्याज मिलेगा। सीनियर सिटीजन सेविंग का ब्याज दर अब 8.2% हो गया है, लेकिन पीपीएफ की ब्याज दरों में कोई बदलाव नहीं किया गया है। पीपीएफ पर 7.15% का ब्याज ही मिलेगा। सेविंग्स डिपॉजिट की दरों में भी सरकार ने कोई बदलाव नहीं किया है। सेविंग डिपॉजिट पर 4% ब्याज मिलेगा। वहीं 5 साल के रिकरिंग डिपॉजिट पर 6.2% ब्याज मिलेगा। और अब बात करते हैं बाजार की। अप्रैल सीरीज का धमाकेदार आगाज बाजार में हुआ है। सेंसेक्स निफ्टी ने तूफानी तेजी दिखाई है। बाजार को जोश भरा रिलायंस ने। रिलायंस में 10 महीने की सबसे बड़ी इंट्राडे तेजी आज देखने को मिली। मार्केट का पूरा हाल समझते हैं यतीन मोहता से। यतीन, सबसे पहले बताएं खास क्या बातें रहीं आज एक अप्रैल सीरीज के जोशीले आगाज में। शुक्रवार की तेजी बहुत ज़बरदस्त थी। इसका कारण ये भी है कि आज 31 मार्च है, तो ईयर एंड की जो एनएवी मैनेजमेंट होती है, खरीदारी होती है, वो काफ़ी अच्छी तरीके से हुई। इनफैक्ट आज अगर हम देखें तो ज़्यादातर सेक्टर्स बहुत ही तेज़ी के फ्लो के साथ आज बंद हुए। बिग बॉय रिलायंस इंडस्ट्रीज आज टॉप निफ्टी का कंट्रीब्यूटर रहा। ऑब्वियसली आईसीआईसीआई बैंक, एचडीएफसी बैंक और आईटीसी, इन्फोसिस जैसे हैवी वेट्स में भी आपने खरीदारी देखी। तो ओवरऑल बेसिस पे अगर आप देखें तो निफ्टी में हैवी वेट्स और खास करके बैंकिंग शेयर में ज़बरदस्त तेज़ी के चलते आज बाजार में इतना जोरदार आपको खरीदारी का माहौल दिखा। ऑब्वियसली मिड कैप एंड स्मॉल कैप्स की भी बात करें तो जो जिस हिसाब से पिटाई हुई थी पिछले 8-10 दिनों में, यहाँ भी अच्छी रिकवरी देखने को मिली। मिड कैप इंडेक्स लगभग 1% और स्मॉल कैप इंडेक्स लगभग 1.5% की तेजी के साथ बंद हुआ। और यतीन, ये बताइए किन सेक्टर्स या शेयर्स ने इस तेजी में, आज की तेजी में सबसे ज्यादा जोश भरा है? बिल्कुल, अगर हम निफ्टी की बात करें तो ऑब्वियसली रिलायंस इंडस्ट्रीज का दबदबा था। यहाँ स्टॉक इंट्राडे में लगभग 5% तक ऊपर चला गया था, 4.5% ऊपर बंद हुआ। लगभग 100 रुपए की पूरी तेजी यहाँ आपको देखने को मिली। इसके अलावा आईसीआईसीआई बैंक, इन्फोसिस टॉप ट्रेडेड निफ्टी के काउंटर रहे रिलायंस इंडस्ट्रीज के बाद, और 3% का आपको यहाँ अपटिक देखने को मिला। टाटा मोटर्स में भी आपने करीब उतनी ही तेजी देखी। निफ्टी के लूजर्स की बात करें तो चुनिंदा फार्मा शेयरों में थोड़ी बहुत दिक्कत थी, खास करके सन फार्मा, लुपिन, इसके अलावा अदानी पोर्ट्स, एशियन पेंट्स जैसे स्टॉक्स में मामूली सी गिरावट आपने दर्ज होती हुई देखी। मिड कैप्स में बहुत ही स्पेसिफिक एक्शन, मैक्रोटेक डेवलपर्स यानी लोधा, ट्राइडेंट, अदानी पावर, टाटा टेली महाराष्ट्र 5 से 7% चढ़े।
इसके अलावा अगर हम लूजर्स की बात करें मिड कैप में, तो सिलेक्ट PSU बैंक्स, NHPC, टोरेंट पावर जैसे स्टॉक्स में हल्की फुल्की मंदी का माहौल था। लेकिन देखिए बैंक में धुआंधार तेजी, खास करके सरकारी बैंक्स में ICICI बैंक तो हमने बात की ही, लेकिन बैंक ऑफ बड़ौदा, SBI, बंधन बैंक, फेडरल बैंक, प्राइवेट और मिड टियर बैंक्स में अच्छा खासा आपने रुझान देखा। और IT शेयरों में भी, क्योंकि नैस्डैक में आपने लगभग लोअर लेवल से 20% की रिकवरी देखी है, तो इंडियन IT कंपनीज में भी एक रिलीफ रैली आपने आज देखी। और एम्फोसिस से लेके काफी सारे IT स्टॉक्स, टेक महिंद्रा, TCS में भी खरीदारी का मूड माहौल था। शुक्रिया यतिन। और इस साल IT के कुछ शेयर बेहतर प्रदर्शन कर सकते हैं, ऐसा मानना है कंप्लीट सर्कल के मैनेजिंग पार्टनर और CIO गुरमीत चड्ढा का। उन्होंने आगे कहा कि फार्मा शेयरों में 40 से 50% तक करेक्शन आया है, इसलिए फार्मा शेयर्स के वैल्यूएशन अच्छे लग रहे हैं इस वक्त। अभी एक मार्केट में ये है कि जो डिमांड वाले डिसीजंस हैं उसमें आपको डिले देखने को मिलेगा, क्योंकि BFSI काफी IT कंपनी में 25 से 30% के बीच में का रेवेन्यू वर्टिकल है। तो उसका मुझे लगता है जब थोड़ी क्लैरिटी आएगी तो आपको शायद ज्यादा बड़ा मूव देखने को मिलेगा। अगर आप वेटेज देखेंगे निफ्टी फार्मा का, तो 3.5% रह गया है इंडेक्स में, जो मुझे लगता है काफी नियर टू ऑल टाइम लो होगा। और काफी करेक्शन आया है, जेनरिक्स में भी आया है, क्रैम्स और API स्पेस में आया है। आप लॉरेंस देखिए 700 रुपए का शेयर 300 के भी नीचे आया। डिवीज लैब में हमने लगभग 40-50% का करेक्शन देखा है। डायग्नोस्टिक स्पेस में करेक्शन आया क्योंकि डिस्टर्ब हो रही थी वो स्पेस। तो मुझे लगता है थोड़ा सा शायद डिफरेंशिएशन होगा यहाँ भी। बाजार की तेजी कितनी है भरोसेमंद, और क्या बाजार में एंट्री का टाइम आ गया है? आज आवाज अड्डा में इसी पर करेंगे बड़ी चर्चा, शाम 7:57 पर। सरकार ने आज नई विदेश व्यापार नीति जारी की है। इसमें ई-कॉमर्स एक्सपोर्ट को भी शामिल किया गया है। साथ ही एक्सपोर्टर्स के लिए एक एमनेस्टी स्कीम भी लाई गई है। डिटेल लेते हैं, लक्ष्मण रॉय के पास चलते हैं। लक्ष्मण जी बताइए, हाइलाइट्स क्या है फॉरेन पॉलिसी की? देखिए, ये जो विदेश व्यापार नीति या फिर फॉरेन ट्रेड पॉलिसी जारी की गई है, ये कई मायनों में पिछली पॉलिसी से काफी ज्यादा अलग है। पहली बात तो ये कि ये पॉलिसी 5 साल के लिए जारी नहीं की गई है, ना तो 1 साल के लिए जारी की गई है। दरअसल इसमें यह कहा गया है कि जब जैसे जरूरत पड़ेगी, अंतर्राष्ट्रीय जरूरत के हिसाब से, नई टेक्नोलॉजी के हिसाब से, नई मांग के हिसाब से, तो पॉलिसी में बदलाव करने की गुंजाइश छोड़ी गई। इसीलिए किसी समय सीमा में इस पॉलिसी को नहीं बांधा गया है, जिसका एक्सपोर्टर्स काफी ज्यादा स्वागत भी कर रहे हैं। दूसरी महत्वपूर्ण बात यह है कि आमतौर पे पॉलिसी में हम लोग इंसेंटिव पर जोर देते थे कि इस प्रोडक्ट के एक्सपोर्ट के लिए इंसेंटिव, उस प्रोडक्ट के लिए एक्सपोर्ट पे इंसेंटिव। अब इंसेंटिव पर जोर नहीं दिया गया है। इंसेंटिव की जगह रेमिशन पर फोकस किया गया, यानी एक्सपोर्ट की लागत को दूसरे तरीके से कम किया गया है, ताकि वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन WTO की जो शर्तें हैं उसका भी सही तरीके से पालन किया जा सके। एक और खास बात वो है कि ई कॉमर्स एक्सपोर्ट पर खास जोर दिया गया है। ई कॉमर्स जो तेजी से बढ़ता हुआ सेगमेंट है, उसके लिए कहा गया है कि ई कॉमर्स एक्सपोर्ट हब बनाया जाएगा, वेयर हाउस बनाया जाएगा, जहां से ई कॉमर्स एक्सपोर्ट हो सके। और इसके लिए कुरियर की जो सीमा थी, इसे भी बढ़ा करके 10 लाख रुपए तक कर दिया गया है। तो ये एक महत्वपूर्ण बात ई कॉमर्स के लिए। एक महत्वपूर्ण बात है एमनेस्टी स्कीम कई सारे एक्सपोर्टर के लिए लागू की गई है। जो एक्सपोर्टर एक्सपोर्ट ऑब्लिगेशन नहीं पूरा कर पाए हैं कोरोना की वजह से, उनको अब छूट दी गई कि वो चाहें तो 30 सितंबर 2023 तक एक्सपोर्ट ऑब्लिगेशन को पूरा कर सकते हैं, उन पर कोई भी पेनल्टी नहीं लगेगी। MSME को खास फोकस किया गया है। MSME के लिए यहाँ पे जो अलग अलग चार्जेस लगते थे, 1 लाख रुपए तक चार्जेस लगते थे, उसे घटा करके 5,000 रुपए तक कर दिया गया है। विभिन्न आवेदन जो होते थे उनकी मंजूरी में 1 महीने लगते थे, अब सिर्फ 1 दिन लगा करेंगे। और एक और महत्वपूर्ण बात जो है तो काफी लॉन्ग टर्म की, लेकिन बड़े कायदे की बात है, जिसका असर काफी लॉन्ग टर्म पड़ने वाला है, वो ये कि अब अंतर्राष्ट्रीय कारोबार के लिए डॉलर के भरोसे सरकार नहीं रहना चाहती है, रूपी ट्रेड को बढ़ावा देना चाहती है। यानी अंतर्राष्ट्रीय बाजार में खरीद फरोख्त करने के लिए, एक्सपोर्ट इंपोर्ट करने के लिए रुपये को कैसे बढ़ावा दिया डॉलर के मुकाबले, इसके लिए भी विदेश व्यापार नीति में जरूरी बदलाव किए गए। शुक्रिया लक्ष्मण जी। और नई व्यापार नीति पर एक्सपोर्ट सेक्टर के दिग्गजों से बात की है लक्ष्मण राय जी ने, आप भी देखिए। यूजुअली फॉरेन ट्रेड पॉलिसी में एक टाइम फ्रेम दिया जाता है 5 साल 6 साल, लेकिन इसमें टाइम फ्रेम नहीं है। तो लोग एक लॉन्ग टर्म पॉलिसी कंटिन्यूटी की बात करते हैं, लेकिन यहाँ टाइम फ्रेम का नहीं होना कंसर्न है या फिर प्रिविलेज है? No, it's a privilege because earlier days we had to have a long-term policy because the world scenario is different. Now the world scenario is entirely needed this
see, with this policy, even next month they can change and bring additional or drop something which is not necessary. So we welcome this without the time limit as a 2023 policy and can तो be. जब जैसे जरूरत पड़े इसमें बदलाव कर सकते हैं सर। Can be amended, yeah. इस पॉलिसी में एक और खास बात की ई कॉमर्स के जरिए एक्सपोर्ट को बढ़ावा देने पर खास फोकस किया गया है, तो कितना पोटेंशियल आप देख रहे हैं इसका? देखिए, ई कॉमर्स तो अभी इंडिया के लिए स्टार्टिंग पॉइंट है। हम लोग तो किसी जगह भी दूसरे वर्ल्ड के जो नेशंस हैं लाइक चाइना, हम तो कुछ भी नहीं है। तो अभी जो मंत्री जी ने बताया हम लोग 200 से 300 बिलियन डॉलर तक जा सकते हैं बहुत जल्दी। तो इसमें तो बहुत बड़ी स्काई इज द लिमिट फॉर ई कॉमर्स। एमनेस्टी स्कीम लाया गया एक्सपोर्टर्स के लिए जो एक्सपोर्ट ऑब्लिगेशन पूरा नहीं कर पाए थे, कितने एक्सपोर्टर्स को फायदा हुआ, कुछ एस्टिमेट? काफ़ी लोगों को फायदा होगा क्योंकि कोविड के कारण काफ़ी लोगों का एक्सपोर्ट डाउन हुआ। सो जो उनकी एवरेज एक्सपोर्ट परफॉर्मेंस था उससे नीचे चले गए। सो देयरफॉर उनके कारण जो अपने एक्सपोर्ट ऑब्लिगेशन नहीं फुलफिल कर पाए, अभी एमनेस्टी स्कीम में दे विल गेट लॉट ऑफ इसमें बेनिफिट। एक और इम्पोर्टेंट चीज मैं देख रहा था, प्रोसीजरल चीजों को काफी आसान किया गया। जहाँ महीने लगते थे किसी लाइसेंस अप्रूवल के लिए, अब 1 दिन का टाइम लाइन दिया गया। ये आपको एक्सपोर्ट कॉस्ट को कितना रिड्यूस करेगा? वेल, इसमें ट्रांजैक्शन कॉस्ट बहुत कम होगा। ये सिर्फ ऑनलाइन नहीं है, इसके अंदर में 1 दिन में काम होने वाला है। एक और इम्पोर्टेंट चीज मैंने देखा कि अब हम इंसेंटिव से आगे बढ़ के हम लोग रेमिशन पे जा रहे हैं, तो कॉस्ट ऑफ एक्सपोर्ट इससे घटेगा कि बढ़ेगा? देखिए, कॉस्ट ऑफ एक्सपोर्ट घटेगा और एक जो WTO की डिसिप्लिन है उसके अंदर ही गवर्नमेंट रीइंबर्समेंट करेगी। जैसे जो कि सब्सिडी चार्जेस जो इंडिया के अगेंस्ट लगते हैं वो नहीं लगेंगे। अब आपकी देखिए आज की डेट में एक्सपोर्ट में कंप्लीट रिबेटिंग है। हम ड्रॉबैक एडवांस लाइसेंस के थ्रू कस्टम्स ड्यूटी रिफंड हो रही है, GST के थ्रू GST रिफंड हो रहा है, अनरिबेटेड टैक्सेस रॉडटेप और CTL के थ्रू हो रहे हैं। तो आई थिंक ये बहुत अच्छा है। इससे जो इंडस्ट्री की लॉन्ग टर्म कॉम्पिटिटिवनेस है वो इससे ज्यादा आएगी। इधर कोर इंडस्ट्री की ग्रोथ को झटका लगा है। फरवरी में 8 कोर इंडस्ट्री की ग्रोथ 7.8% से घटकर 6% हो गई है। इस दौरान कोल प्रोडक्शन 13.4% से घटकर 8.5% हो गया है। क्रूड ऑयल प्रोडक्शन -1.1% से घटकर -4.9% हो गया है। नेचुरल गैस प्रोडक्शन भी 5.3% से घटकर 3.2% हो गया है। रिफाइनरी प्रोडक्ट्स का प्रोडक्शन 4.5% से घटकर 3.3% हो गया है। स्टील प्रोडक्शन में भी गिरावट दर्ज की गई है। हालांकि फर्टिलाइजर का प्रोडक्शन 17.9% से बढ़कर 22.2% रहा है। और अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप मुश्किलों में घिर गए हैं। डोनाल्ड ट्रंप पर पोर्न स्टार केस में ज्यूरी ने जांच के बाद आपराधिक केस चलाने को मंजूरी दे दी है। दरअसल ये मामला 2016 के पहले का है। ट्रंप पर आरोप है कि उन्होंने पोर्न स्टार स्टॉर्मी डेनियल्स को मुंह बंद रखने के लिए बड़ी रकम दी ताकि वो ट्रंप से अफेयर की बात सार्वजनिक ना करे। द न्यूयॉर्क टाइम्स के मुताबिक ट्रंप अमेरिकी इतिहास में ऐसे पहले राष्ट्रपति बन जाएंगे जिन्हें आपराधिक आरोपों का सामना करना होगा। इसके बाद ट्रंप की राष्ट्रपति उम्मीदवारी पर ग्रहण लगता दिखाई दे रहा है। अभी तक मेडिकल इंश्योरेंस का क्लेम लेने के लिए 24 घंटे अस्पताल में भर्ती होना जरूरी है, ऐसा माना जाता रहा है। लेकिन गुजरात के कंज्यूमर कोर्ट ने फैसला दिया है कि इसके बिना भी ग्राहक को क्लेम का हकदार माना जाए। ये फैसला देश के करोड़ों ग्राहकों के लिए एक उम्मीद की किरण बन गया है। देखिए केतन जोशी की रिपोर्ट। अजय भाई शाह, कैंसर से पीड़ित अजय भाई को ज्यादातर डे केयर में ट्रीटमेंट लेना होता है। इनके पास यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस कंपनी का बीमा था। अजय भाई ने अस्पताल का बिल भरने के बाद क्लेम दाखिल किया तो इंश्योरेंस कंपनी ने ये कहकर क्लेम नकार दिया कि आप 24 घंटे हॉस्पिटल में दाखिल नहीं रहे। इसके बाद अजय भाई ने कंज्यूमर कोर्ट का दरवाजा खटखटाया। मेरे को कैंसर है और कैंसर की मेरी ट्रीटमेंट एक लेटेस्ट इंजेक्शन से होती है, तो उसमें ऐसा है कि डे केयर में काम हो जाता है, तो 24 घंटा रुकने की जरूरत नहीं होती है। तो वो लोगों ने ये बहाना बना के अभी तक का मेरा 3 साल का करीब 24 लाख का क्लेम है, 12 लाख दिए, 12 लाख काट दिए और देते नहीं है, तो इसलिए मेरे को कंज्यूमर फोरम में जाना पड़ा है। कंज्यूमर कोर्ट ने पूरा मामला देखने के बाद ये फैसला दिया कि 24 घंटे हॉस्पिटलाइजेशन के बगैर भी ग्राहक क्लेम का हकदार है। IRDA की भी यही गाइडलाइन है। तो जो टर्म्स एंड कंडीशन है उसका अयोग्य और अतार्किक अर्थघटन होता है और दावा नकारते हैं या अधूरी रकम देते हैं। तो जो अपूर्ति रकम है
आधी अधूरी रकम देते हैं, वो उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम अंतर्गत अभी 2019 में नया सरकार ने सुधार और संशोधन किया है, तो उसके अंतर्गत ये सारी चीजें अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस है। ग्राहकों के हित में कोर्ट की सख्ती का बड़ा असर हो सकता है। इससे लोगों में सिस्टम और न्याय के प्रति उम्मीद बढ़ेगी। अब अगर बीमा कंपनियां ग्राहक की बात नहीं सुनती तो वो कोर्ट जा सकते हैं। कोई भी कंपनी ग्राहक हो या मरीज उनका हक नहीं छीन सकती। अगर आप भी अजय भाई की तरह थोड़ी हिम्मत दिखाएंगे, कंज्यूमर कोर्ट जाएंगे, तो न्याय देर सवेर अवश्य मिलेगा। केतन जोशी, अहमदाबाद। वंदे भारत से सफर का मजा और बढ़ने वाला है क्योंकि इसकी रफ्तार और तेज हो जाएगी। भोपाल से दिल्ली जो वंदे भारत चलेगी वो 160 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से चलेगी। कल प्रधानमंत्री मोदी दिखाएंगे इसे हरी झंडी। डिटेल बता रही हैं दीपाली नंदा। तो जिस वंदे भारत को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल हरी झंडी दिखाएंगे, उस ट्रेन के अंदर मैं आ चुकी हूं और सबसे पहले आपको पहली झलक दिखाना चाहूंगी। आप देखेंगे काफी खूबसूरत इंटीरियर वंदे भारत का। अगर यात्री सुविधाओं की बात करें तो आप देख सकते हैं उसी तरह का अरेंजमेंट है जो अभी मौजूदा चल रही वंदे भारत में आपको देखने को मिलता है। काफी कंफर्टेबल ये सीट्स हैं। और अब इस रूट की बात कर लेते हैं। अगर भोपाल से दिल्ली तक के सफर की बात की जाए तो 700 किलोमीटर से ज्यादा का ये लंबा रूट है और बताया जा रहा है कि वंदे भारत इस रूट पर 7 घंटे 45 मिनट का सफर तय करके राजधानी दिल्ली पहुंचेगी। एक बार फिर से मैं आपको दिखाना चाहूंगी इस ट्रेन के अंदर की झलक। और अगर हम स्टॉपेज की बात करें तो भोपाल से दिल्ली के बीच में 3 स्टॉपेज हैं, झांसी, ग्वालियर और आगरा। इस वंदे भारत की जो सबसे बड़ी खासियत है वो ये कि पहली बार ये वंदे भारत 160 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से दौड़ेगी। यानी आगरा से दिल्ली तक का जो सेक्शन है वहां पर ये वंदे भारत हवा में बातें करती हुई आपको दिखाई देगी। हालांकि इसकी स्पीड कैपेसिटी की बात करें तो 180 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार वंदे भारत में क्षमता है इस रफ्तार को नापने की। लेकिन ऐसा पहली बार होगा कि 160 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से आगरा से दिल्ली के बीच में ये वंदे भारत दौड़ती हुई नजर आएगी। तो जाहिर तौर पर मध्य प्रदेश के लिए, भोपाल के लिए ये किसी बड़ी सौगात से कम नहीं है। दीपाली नंदा, वंदे भारत, रानी कमलापति रेलवे स्टेशन। वेलकम बैक। साइबर फ्रॉड के हब जामताड़ा, मेवात, पुरुलिया पर सरकार अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से नजर रखेगी। सरकार ने सिम कार्ड खरीदने वाले ग्राहकों के आवेदन फॉर्म को स्कैन करने के लिए फेशियल रिकॉग्निशन तकनीक का सहारा लिया है। इसके जरिए फर्जी दस्तावेजों पर लिए गए सिम कार्ड की पहचान आसानी से हो पाएगी। डिटेल समझते हैं असीम मनचंदा से। बताएं असीम। देखिए, जितने भी साइबर अपराधों को अंजाम दिया जाता है उसके पीछे एक सिम कार्ड की अहम भूमिका होती है। ये सिम कार्ड अक्सर फर्जी दस्तावेजों के आधार पर लिया जाता है। अब सरकार ऐसे सिम कार्ड के ऊपर नकेल कसने की तैयारी कर रही है। जो हमें सूत्रों के हवाले से जानकारी मिल रही है, सरकार इसके लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड फेशियल रिकॉग्निशन सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल कर रही है। यह सॉफ्टवेयर सारे आवेदन फॉर्म्स को स्कैन करता है। अगर उसमें किसी तरह की फोटो में किसी तरह की खामियां पाई जाती हैं, जन्मतिथि में किसी तरह की खामियां पाई जाती हैं, या फिर आवेदन फॉर्म में किस तरह की खामियां पाई जाती हैं, तो इस सिम कार्ड को तुरंत डीएक्टिवेट कर दिया जाता है। और खासतौर पे कि सरकार इसका इस्तेमाल ऑलरेडी जो साइबर फ्रॉड के हब्स हैं, जामताड़ा है, पुरुलिया है, मेवात है, इसके लिए ऑलरेडी सरकार कर चुकी है। अब तक 15 लाख से ज्यादा सिम कार्ड भी इन इलाकों में डीएक्टिवेट किए जा चुके हैं। और सरकार इसको पूरे देश में इसका इस्तेमाल करने की तैयारी कर रही है ताकि जितने भी साइबर अपराध हो उनके ऊपर नकेल कसी जा सके। खासतौर पर जो फर्जी सिम कार्ड लिए जाते हैं उनके ऊपर नकेल कसी जा सके। शुक्रिया असीम। पढ़ते हैं आगे। गुजरात यूनिवर्सिटी से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की डिग्री मांगने के मामले में गुजरात हाईकोर्ट ने अरविंद केजरीवाल पर 25,000 का जुर्माना लगा दिया है। अरविंद केजरीवाल ने 7 साल पहले आरटीआई लगाकर पीएम मोदी की शैक्षणिक योग्यता की जानकारी मांगी थी। केंद्रीय सूचना आयोग ने दिल्ली यूनिवर्सिटी और गुजरात यूनिवर्सिटी को आदेश दिया था कि केजरीवाल को मांगी गई जानकारी दी जाए। इसके जवाब में गुजरात यूनिवर्सिटी ने बताया कि नरेंद्र मोदी ने डिस्टेंट एजुकेशन से एमए की डिग्री ली है। इस पर केजरीवाल ने डिग्री की कॉपी मांगी। इधर केंद्रीय सूचना आयोग के आदेश को गुजरात यूनिवर्सिटी ने
हाईकोर्ट में चुनौती दे दी। इसी याचिका पर आज कोर्ट ने केजरीवाल पर 25,000 का जुर्माना लगाया है। इसी तरह का एक मामला प्रधानमंत्री की बैचलर डिग्री को लेकर दिल्ली हाईकोर्ट में भी चल रहा है, जिसकी अगली सुनवाई 3 मई को हो सकती है। रामनवमी जुलूस को लेकर देश के कई हिस्से जल गए। पश्चिम बंगाल में हिंसक झड़प होने के बाद बिहार, गुजरात और महाराष्ट्र जैसे राज्यों में भी दंगे की खबरें आ रही हैं। बिहार के नालंदा और सासाराम में पथराव हुए हैं। हावड़ा में हिंसा काफ़ी ज़्यादा हुई। कई दुकानों में दंगाइयों ने आग लगा दी। पुलिस ने लाठीचार्ज भी की। वहीं गुजरात के बड़ोदरा और संभाजी नगर में भी हिंसा हुई है। पुलिस की गाड़ियों में भी दंगाइयों ने आग लगा दी। देश में अपनी तरह का पहला नीता मुकेश अंबानी कल्चरल सेंटर आज से दर्शकों के लिए खुल गया है। यहां आज रिलायंस इंडस्ट्रीज के चेयरमैन मुकेश अंबानी पहुंचे तो वहीं इसके ओपनिंग सेरेमनी पर कई विदेशी मेहमानों ने भी माफ कीजिए शिरकत की। दरअसल कल रामनवमी के शुभ अवसर पर रिलायंस फाउंडेशन की चेयरपर्सन और रिलायंस इंडस्ट्रीज की डायरेक्टर नीता अंबानी ने कल्चरल सेक्टर में पूजा अर्चना की। नीता मुकेश अंबानी कल्चरल सेंटर 16,000 वर्ग फुट में फैला एक 4 मंजिला आर्ट हाउस है। इसमें 2,000 सीटों वाला एक ग्रैंड थिएटर है। इसमें देश का सबसे बड़ा ऑर्केस्ट्रा पिट बनाया गया है। छोटी प्रदर्शनियों और कार्यक्रमों के लिए 250 सीट वाला स्टूडियो थिएटर है और द क्यूब है जिसमें 125 सीटें हैं। पूरे कल्चरल सेंटर को स्टेट ऑफ आर्ट बनाने के लिए एडवांस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया गया है। और अब आपको यहाँ 3 दिन तक चलने वाले भव्य आयोजन के बारे में बताते हैं। यहाँ द ग्रेट इंडियन म्यूजिकल सिविलाइजेशन टू नेशन नाम से एक म्यूजिक प्रोग्राम होगा। इंडियन कल्चर को दिखाता संगम नाम से एक विजुअल आर्ट शो का भी आयोजन होगा। टोनी और एमी अवार्ड विजेता क्रू म्यूजिक परफॉर्मेंस देंगे। इसका डायरेक्शन फिरोज अब्बास खान करेंगे। इसके अलावा इंडिया इन फैशन नाम से यहाँ फैशन शो भी होगा। इसमें आप मनीष मल्होत्रा, सब्यसाची, ऋतु कुमार और ऐसे तमाम बड़े डिज़ाइनर्स के कलेक्शंस एक साथ देख पाएंगे। वहीं यहाँ पर स्वदेश नाम से एक खास और शिल्पकला प्रदर्शनी लगेगी। इसका भी आप आनंद उठा सकते हैं। इसी के साथ बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, लेकिन खबरों पर अपडेट रहिए, जुड़े रहिए CNBC आवाज़ से ट्विटर, फेसबुक और यूट्यूब के जरिए। नमस्कार।